हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल 91 पर एडिटोरिया का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज़रूर एक बार लगाइएगा दोस्तों और देखिएगा कितना नंबर आ रहा है। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जाइए और एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए, वहाँ से ज्वाइन होइए। वहाँ आप PDF के साथ साथ आंसर की और डिस्कशन भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इतिहास में इतना चैप्टर है दोस्तों, इतिहास में इतना चैप्टर आप सबको कंप्लीट करना है प्राचीन इतिहास का। फिर मध्यकालीन में इतना चैप्टर आप सबको देखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए आधुनिक आधुनिक भारत में देखिए, फिर आपको इतना चैप्टर से पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है दोस्तों, जितना से PT में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब भूगोल में भी देखिए दोस्तों, भूगोल में भी आपको इतना चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर का दिया गया है। इस चैप्टर को भूलना नहीं है साथियों। इस चैप्टर को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिए। विश्व भूगोल में साथियों इतना चैप्टर विश्व भूगोल का पढ़ना है आपको। फिर अर्थव्यवस्था है दोस्तों। इसी तरह हर चैप्टर का जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो चैप्टर दिया गया है। आप लोग उस चैप्टर को जरूर से जरूर देखिए और टिक करके उसी चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों। राज्य व्यवस्था से देखिए इतना चैप्टर पूछा जाएगा। फिर पर्यावरण से देखिए दोस्तों, पर्यावरण से आपका फिर इतना चैप्टर पूछा जाएगा। फिर विज्ञान से देखिए, विज्ञान में भी आपका जीव विज्ञान का देखिए इतना चैप्टर पूछा जाएगा साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रसायन और आर्थिक का भी होगा, करंट का भी होगा दोस्तों। सभी को आप लोग देख लीजिएगा। जिन भाई बहन को PDF चाहिए वो एग्जाम्पल 91 सर्च करके ज्वाइन हुई, वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिए और कितना कौन सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो दिया गया, वो दे दिए हैं दोस्तों। उसको देख के आप अपने उस तरह से तैयारी को धारदार बनाइए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। सेट नंबर 3 है दोस्तों, आप लोग देखिए। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे दोस्तों? तो उस समय दोस्तों आपका 22 मैच खेला गया था दोस्तों। कितना मैच? 22 मैच साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग साथियों। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे दोस्तों? तो आपके मणिपुर राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया दोस्तों फरवरी 2023 में दोस्तों। और जिन राज्यों में करवाया गया उनको भी देखिए। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में देश में कुल 3 राज्यों में चुनाव करवाया गया था, जिसमें त्रिपुरा था साथियों, आपका फिर मेघालय था, फिर आपका नागालैंड था साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों? तो आप लोग ये क्वेश्चन तो जानते ही हैं। मध्य प्रदेश आपका मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया है दोस्तों। देखिए मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला उत्पादन भारत में होता है। और चावल उत्पादन अग्रणी पश्चिम बंगाल तथा गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से
निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा दोस्तों? तो 2024 में किया गया दोस्तों। कब किया जाएगा? 2024 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? ये किया गया था नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? मथुआ मेला का आयोजन दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था दोस्तों। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 70वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया था दोस्तों? तो 70 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 70 देशों के जो प्रतिनिधि थे दोस्तों, वे प्रवासी दिवस के दिन में भाग लिए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसने जीता? अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो ये अवार्ड दोस्तों नाटू नाटू जो फिल्म अभी निकाला गया दोस्तों, साउथ का वो हीरो हैं, उन्हीं के फिल्म को मिला था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये आपका अमेरिका में किया गया दोस्तों। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ? अमेरिका में साथियों। और कौन जीती ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। अमेरिका में न्यू ओरिलियंस शहर में किया गया था। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी ग्रेवियल ने जीता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछ रहा है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तब ना क्लियर होगा कि कौन है या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों शिवा चौहान थे दोस्तों। कौन थे? शिवा चौहान साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? ये जो जीते दोस्तों जोनाथन क्रिस्टी दोस्तों। कौन जीते? जोनाथन क्रिस्टी साथियों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है दोस्तों? इसका विषय है दोस्तों डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ बिलीव प्रतिमा संबंधित है दोस्तों। स्टेट्यूज ऑफ बिलीव का प्रतिमा संबंधित है किससे है दोस्तों? ये आपका भगवान शिव से संबंधित है दोस्तों। किससे? भगवान शिव से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? क्वाड का सम्मेलन जो है दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है दोस्तों। चलिए हम लोग 17 चलते हैं। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी थी दोस्तों? ये विस्तारा के साथ दी दोस्तों। किसके साथ मंजूरी दी? विस्तारा के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। किस देश के द्वारा? श्रीलंका के द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 126वां स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 126वां है। चलिए हम लोग 20 नंबर बढ़ते हैं। 32वें ब्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा दोस्तों, ये ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें ब्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पाक जल डमरू मध्य को
तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो सपना रमेश सेलार बने दोस्तों। कौन बने? सपना रमेश सेलार। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? तो आप सभी दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते हैं देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आईएनएस द्रोणाचार्य को दिया गया था दोस्तों। किसे दिया गया था? आईएनएस द्रोणाचार्य को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? जयपुर में दोस्तों। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा दोस्तों। चलिए 25 देखिए। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? उनका संबंध समाज सेवा से दोस्तों। किस क्षेत्र से? समाज सेवा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है दोस्तों? तो गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन नदी बेसिन है दोस्तों। चलिए 27 देखिए हम लोग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा? नाथुला। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा स्थित है आपका नाथुला दर्रा है दोस्तों। कितना ऊंचाई पर है दोस्तों ये भी जानने की कोशिश कीजिए। 4328 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। केसर मिश्रण होता है दोस्तों। केसर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों बीज और कलियों का मिश्रण है। किसका? बीज और कलियों का साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मीकर की पहाड़ी स्थित है दोस्तों। मीकर की पहाड़ी असम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? असम में मीकर की पहाड़ी दोस्तों। देखिए यह कार्बी अंगलांग पठार का हिस्सा मीरी और मिसमी दाफला अमोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं दोस्तों। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? ये आप लोग जानते ही होंगे। 1970 में दोस्तों चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है दोस्तों? तो देखिए पारिस्थितिकी संतुलन से जो नहीं है वो दोस्तों औद्योगिक प्रबंध जो है ये नहीं है दोस्तों। बाद बाकी तीनों है दोस्तों। वन रोपण है, पारिस्थितिकी संतुलन, वन्य जीव सुरक्षा भी है और जल प्रबंधन भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा कौन पारिस्थितिकी संतुलन नहीं है, तो आपका औद्योगिक प्रबंधन नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कौन सा देश स्थल रुद्ध है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा आपका हंगरी जो देश है दोस्तों ये स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पतिक जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका थॉर्नट वेट का है दोस्तों। किसका? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, थॉर्न वेट का है दोस्तों। चलिए हम लोग 34 देखते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई है दोस्तों? ये दोस्तों 1892 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा दोस्तों कब किया गया था? 1892 में। चलिए 35 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी दोस्तों? सबसे पहले जो घटित हुई थी वो इलाहाबाद की घटना घटित हुई थी दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इलाहाबाद की जो घटना घटी दोस्तों ये कब घटी? 12 फरवरी 1765 को दोस्तों। तो इसलिए एक्चुअली डेट याद रखिए, 1765 को घटी थी इलाहाबाद की घटना। फिर दोस्तों प्रथम अंग मराठा युद्ध की घटना दोस्तों आपको कब घटी थी? 1775 से 82 ईस्वी में घटी थी दोस्तों। फिर देखिए सालबाई की घटना दोस्तों आपका घटा था 1782 ईस्वी में दोस्तों।
याद रखिएगा, ये तीनों चारों जितना दिया लिख रहे हैं दोस्तों, रेट और डेट पूछता है ये क्वेश्चन दोस्तों। तृतीय मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92 के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था दोस्तों? तो कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक कह के संबोधित किए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? उस समय का प्रधान सेनापति दोस्तों लॉर्ड बेबेल थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड बेबेल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका कोलकाता में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? कोलकाता। अब कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिए। मुस्लिम लीग का 16 अगस्त 1946 को दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बलबन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? बलबन साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सी फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया दोस्तों? ये अमीर खुसरो था दोस्तों। कौन था? अमीर खुसरो था दोस्तों, जो फारसी में अपने प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता को फारसी में वर्णन किया था दोस्तों। चलिए हम लोग 41 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए तो चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों ये सही है, आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों। फिर देखिए तैमूर का आक्रमण आपका ये भी सही है दोस्तों, 1398 में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध ये भी सही है दोस्तों, 1565 में हुआ दोस्तों, इसलिए इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 42 देखते हैं, जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो जौनपुर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? तो आप लोग जान रहे हैं नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों। और ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये भी जानिए, नर्मदा क्षेत्र जो है अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्विक अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था दोस्तों। इसकी खोज जो कौन किए थे? अरुण सोनाकिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से आपका महान स्नानागार प्राप्त हुआ था दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था दोस्तों? तो उदयन द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र की राजधानी को चयन किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। कब किया गया था? बी में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को साथियों। चलिए 47 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है।
पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी राज्य सूची का विषय है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो उद्देशिका जो है आपका संविधान की आत्मा, इसे ही हम प्रस्तावना भी कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो वर्णन करता है दोस्तों वो है आपका, इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन वर्ष 1964 में हुआ था दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में साथियों। और केंद्र सरकार द्वारा पारित यह प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति सिफारिश पर गठन किया गया था। किसके सिफारिश पर? जो संथानम समिति के सिफारिश पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? तो प्रकलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है दोस्तों। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, वो भी दोस्तों लोकसभा से सदस्य होते हैं सब। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है दोस्तों। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य दोस्तों। और कार्यकाल इसका कितना होता है? कार्यकाल साथियों 1 वर्ष का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 देखिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा दोस्तों? 2026 तक इस परिसीमन आयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद इस परिसीमन आयोग को बढ़ाया जाएगा दोस्तों, सीट को दोस्तों, जो लोकसभा में सीट है। 52 देखिए, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है दोस्तों। ये राष्ट्रपति को है दोस्तों। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान है दोस्तों। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों? ये आपका राज्यपाल है दोस्तों। राज्य सरकार का कौन होगा? राज्यपाल दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत दोस्तों अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 54 नंबर देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, सही है दोस्तों। फिर प्रदूषण पर नियंत्रण, ये भी सही है। फिर निर्धनता को घटाना, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए आपका डी सही, सभी सही है दोस्तों। 55 देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा दोस्तों वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। किस पे दोस्तों? वायुमंडल में नमी पर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है दोस्तों। ये संतुलन के विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण और परिस्थिति के लिए भी हानिकारक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए ऑप्शन दी जाएगा दोस्तों, सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों आपका केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से दोस्तों? केरल राज्य से साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है। 58 देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पश्चिम घाट है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न राज्य दोस्तों। केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा एवं सुंदरलैंड है दोस्तों। ये सब जैव विविधता के स्थल हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब साथियों।
क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेबल टेनिस से ये इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो दोस्तों आपका म्यांमार देश नहीं है। उसके बाद दोस्तों सभी है दोस्तों। अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। देखिए कौन कौन देश है, फिर शुरू से देखिए। 8 देश इसमें सम्मिलित है दोस्तों। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ दोस्तों, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है एवं अफगानिस्तान शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे आइस हॉल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आई सोहेल कहते हैं, उसे आई सोहेल कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सम धूप रेखा, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। और समताप रेखा दोस्तों, समताप रेखा किसे कहते हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए। समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखा कहलाती है। और समदाब रेखा दोस्तों, समदाब रेखाएं जो है समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखा कहलाती है। समलवन रेखा दोस्तों, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग 62 देखते हैं साथियों। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों आपका पडवानी, नवाह, रानी और डांगला तीनों है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का। और देखिए लाहौर बांग्लादेश, तो ये मेघालय राज्य का, किस राज्य का है दोस्तों? मेघालय राज्य का है। और छपेली, महाथू और डांगे ये किस राज्य का है? ये भी लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। किसका है? हिमाचल। और देखिए रासलीला, नौटंकी और कजरी किस राज्य का है दोस्तों? ये आपका यूपी का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। और देखिए 29 अगस्त को दोस्तों आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस दोस्तों। और 11 दिसंबर को आपका दोस्तों विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये दोस्तों आपका 1953 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1953। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिए 1954 में आपका ललित कला की स्थापना हुई। किसका हुआ दोस्तों? ललित कला की स्थापना, अकादमी का स्थापना हुई। और 1954 में फिर दोस्तों साहित्य अकादमी की स्थापना भी इसी में हुई थी, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना इसी में दोस्तों, ललित कला की स्थापना 1954 में ही किया गया था। चलिए हम लोग 65 देखते हैं। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? शिलोंग में दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों असम राइफल का? 1835 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड दोस्तों आपके आवेश की इकाई। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? ये हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है दोस्तों। किसमें होता है? हृदय और मस्तिष्क में। चलिए 68 देखिए। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था दोस्तों।
और गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था, और ग्रामोफोन का नियम थॉमस एडिसन ने दिया था दोस्तों। ग्रामोफोन का नियम कौन दिया? थॉमस एडिसन। और प्रकाश विद्युत प्रवाह दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। 69 देखिए दोस्तों, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? धारा का प्रभाव दुगना हो जाएगी दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। चलिए हम लोग 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है दोस्तों? तो आपका सबसे कम जो विचलन कोण है दोस्तों वो आपका लाल का होगा। किसका होगा? लाल का सबसे कम होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 होगा दोस्तों। चलिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्तों, यही गलत है दोस्तों। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा दोस्तों, तब ये सही होता। यहाँ दिया है होगा तो यही गलत है, और ये तीनों सही है नीचे वाला दोस्तों। 72 देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित है आप लोग जान रहे हैं साथियों? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यही होगा दोस्तों। ओडोमीटर आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है दोस्तों। उसके बाद हाइग्रोमीटर है, पनडुब्बी आपका है, ये है। इलेक्ट्रोमीटर भी है दोस्तों। 73 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मक्खन का खट्टा होना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है दोस्तों? देखिए, ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो नहीं है वो सोडियम सल्फेट नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। उसके बाद कपूर आपका है, है नेफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 बोल रहा है दोस्तों, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2R7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों? इसकी संयोजकता आपकी 1 होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 76 देखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं साथियों ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो दोस्तों पीला और गुलाबी रंग होता है मिथाइल ऑरेंज का दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आए दोस्तों, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, तो कैसे होते हैं दोस्तों? उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था दोस्तों? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर किया था। किस पे किया दोस्तों? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों? ये दोस्तों फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन दोस्तों। 81 देखिए दोस्तों, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन दोस्तों कार्बन का अपरूप है दोस्तों। क्या है? कार्बन का अपरूप ग्रेफिन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा दोस्तों, विलीन ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? विलीन ऑक्सीजन का होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका
प्रोथेल्स नहीं है दोस्तों। इसके बाद घटपर्णी है ही, वीनस फ्लाई ट्रैप है और सनयू भी है दोस्तों, कीटभक्षी पौधा, लेकिन प्रोथेलस नहीं है दोस्तों। निगेटिव का निगेटिव जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर होगा 84। देखिए पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों थियोफ्रास्टस को पहला वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। 85 देखिए हम लोग, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है दोस्तों? जो कोशिका विभाजन से संबंधित है दोस्तों वो आपका साइटोकाइनिन है दोस्तों। कौन सा है? साइटोकाइनिन दोस्तों। 87 देखिए, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज डैश में विखंडन होता है दोस्तों, पायरुवेट में होता है दोस्तों। किसमें विखंडन होता है? श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? पायरुवेट में दोस्तों। 88 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों मर्केसिया आता है। कौन सा पौधा आता है? मर्केसिया दोस्तों। चलिए 89 देखिए, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है दोस्तों? वो शुक्र वाहिका है दोस्तों। कौन है? शुक्र वाहिका है साथियों। चलिए हम लोग 90 देखते हैं, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है दोस्तों? आंख की फोकस दूरी को बदलना है दोस्तों, मतलब आंख की जो फोकस दूरी होता है उसको ठीक करना है दोस्तों, बदलता है मतलब साफ दिखता है दोस्तों। चलिए हम लोग 91 चलते हैं, रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों? आरबीसी होता है दोस्तों। कौन होता है? आरबीसी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है दोस्तों? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात दोस्तों। क्या होता है? सेवाओं का निर्यात दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 94 देखते हैं, पर्सनल बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है दोस्तों? पर्सनल बेरोजगारी का, तो पर्सनल बेरोजगारी का जो सामान्यतः अर्थ होता है दोस्तों वो होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य दोस्तों। श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है दोस्तों। अर्थशास्त्र में छिपी या पर्सनल बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है दोस्तों। 95 देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अब यहाँ से मैथ है दोस्तों, आप लोग बनाइए अपने से, जो नहीं बनेगा वो कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे दोस्तों, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ लिखिए, वहाँ से मैथ भी सॉल्व अपने से कीजिए दोस्तों। चलिए हम आंसर बता देते हैं डायरेक्ट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। 70 इसका है, 96 का, 97 का देखिए आपका ए है दोस्तों। नाइन्टी 98 का देखिए आपका, 98 का साथियों 945 है दोस्तों। 99 का आपका कितना है? 1100 ये है दोस्तों। 100 का भी आपका 6 घंटा है दोस्तों। आप लोग अपने से बनाइए, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ लीजिए, वहाँ से आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों।